Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs, discussion or revision of general epidemiology. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इनमें डेफिनेशन दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय इन्फेक्शियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन सिम्टम। ओके, तो द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन सिम्टम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड है। ओके, तो बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं अगर यहाँ पर दी हो, लेकिन आपको बताता जाओ दिस वीडियो विल बी वेरी प्रोलॉन्ग क्योंकि एमसीक्यू बहुत सारी है। ओके, तो द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन सिम्टम इज द इंक्यूबेशन पीरियड, जबकि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिलेरियल पैरासाइट फ्रॉम गैमेटोसाइट टू स्पोरोजोइड, यानी इसके ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं उसे स्पोरोजोइड बना सेक्सुअल फेज दिखाया हुआ है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ या टाइम इंटरवल ऑफ एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। पहले वाला सिंपल इंक्यूबेशन पीरियड था, लेकिन मिलेरियल पैरासाइट के डेवलपमेंट फ्रॉम स्पोरोजोइड टू गैमेटोसाइट टू स्पोरोजोइड, और ये तकरीबन 10 से लेकर 28 दिन होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी केस के दरमियान जो गैप होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीरियल इंटरवल। ओके, इसके बाद है एक इन्वेस्टिगेटर है, क्रूड डेथ रेट मालूम करना चाह रहा है। अब वो फार्मूला पूछेगा, क्रूड डेथ रेट का फार्मूला क्या होता है? ओके, नंबर ऑफ डेथ ओवर मिड ईयर पॉपुलेशन, और जो मिड ईयर पॉपुलेशन होती है रट्टा मार लो कब ली जाती है, 1 जुलाई पर ली जाती होती है। ओके ओके, द पॉपुलेशन ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई इज टेकन एज अ मिड ईयर पॉपुलेशन होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक स्टडी की गई जिसमें पता लगा कि जो क्रूड डेथ रेट है जर्मनी का वो 10 है, लेकिन पाकिस्तान का 8 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ स्टेटस ज़्यादा अच्छी है जब भी डेथ नहीं हो पा रही, लेकिन ये बात गलत है, ये फॉल्स इंप्रेशन है, क्योंकि जर्मनी तो हमसे बहुत आगे है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि जर्मनी के अंदर जो बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डिवेलप्ड कंट्री है। ओके, ठीक हो गया। तो जर्मनी में क्या होती है, ये पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और इस तरह से आप जब भी आपने कंपेयर करना होता है तो आप इस तरह कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते क्रूड डेथ रेट से। ओके, तो क्रूड डेथ रेट है वो बेशक ज़्यादा हो, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो कौन सा रेट यूज़ करना है? स्टैंडर्डाइज डेथ रेट आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जनरल फर्टिलिटी रेट इज मच बेटर इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी देन क्रूड बर्थ रेट। क्यों? क्योंकि क्रूड बर्थ रेट के डिनोमिनेटर के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपको बर्थ रेट के अंदर पूरी की पूरी मिड ईयर पॉपुलेशन आ जाती है, लेकिन जनरल फर्टिलिटी रेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये नंबर ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बेरिंग एज, इसके लिए स्पेसिफिक होता है। ये आपने फार्मूला जरूर देख लेना। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ ओवर मिड ईयर पॉपुलेशन है। जबकि जनरल फर्टिलिटी में क्या होता है? ओके, उसमें आपने नंबर ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बेरिंग एज ये आपने रखनी होती है डिनोमिनेटर के अंदर। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हर्पीज सिंप्लेक्स का इन्फेक्शन है। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर डोरमेंट फेज के अंदर रह रहा है विदाउट शोइंग एनी साइन सिम्टम एंड द होस्ट डज नॉट शेड द इन्फेक्शियस एजेंट। दो बातें नोट करनी है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो डोरमेंट फेज के अंदर है, नंबर 2 साइन सिम्टम नहीं है, नंबर 3 होस्ट डज नॉट शेड द इन्फेक्शियस एजेंट। ओके, तो ये डेफिनेशन किस चीज़ की है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट। आगे अगर ये होस्ट शेड कर रहा होता, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जो आपने पढ़नी है। एक एमसीक्यू भी आ गया है कि एक पर्सन है या स्टूडेंट है वो कीनिया से आया है, याद करना है कि कीनिया के अंदर येलो फीवर बहुत ज़्यादा होता है, उसका इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपने क्या करवाना है? करंटीना करवा देना है। ओके, तो करंटीना क्या होता है? करंटीना इज द सेपरेशन ऑफ अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड, जो एक्सपोज हो जाए कम्युनिकेबल डिजीज से, लेकिन उसको डिजीज नहीं है, असल में एक्सपोज होता है तो वो करंटीना है। लेकिन ऐसे पर्सन के सेपरेशन जो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, दिस इज द आइसोलेशन। और हमने पढ़ा था कोविड की वजह से, अगर कोविड ना आता तो हमें करंटीना का मतलब ही ना पता होता। कीमोप्रोफाइलैक्सिस इज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय मेडिकेशन लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैवलर डायरिया। जबकि सर्विलेंस क्या होता है? सर्विलेंस इज द क्लोज स्क्रूटिनी ऑफ रिस्क फैक्टर ऑफ अ डिजीज। ओके, ठीक हो गया। तो सब डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, और ये डेफिनेशन है लेटेंट की, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता होता है डोरमेंट फेज में विदाउट शोइंग एनी क्लिनिकल साइन सिम्टम एंड होस्ट डज नॉट शेड द इन्फेक्शियस एजेंट है। ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन है। इसके बाद एक और डेफिनेशन आ गई है कि ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें आप पॉपुलेशन को रैंक करते हैं, क्लासीफाई करते हैं on the basis of level of risk, like high risk population, medium risk population and low risk population on the basis of risk factor. This type of classification is the risk stratification है। ओके, ठीक हो गया। अब इंसिडेंस रेट मालूम करना है फॉर मलेरिया इन चिल्ड्रन ऑफ पार्टिकुलर एज और पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर पॉपुलेशन और पार्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, ये आपने इंसिडेंस में देखना होता है। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो टोटल होगी
बच्चों की पॉपुलेशन वो भी इसी स्पेसिफिक टाइम की होगी और स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी ये होगी 1 से लेकर 5 की होगी, लेकिन वो टोटल होती है। और ऊपर क्या आ जाती है, ऊपर आपके न्यू केसेस आ जाते हैं। ओके, कहती है कि हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स ये पुअर गाइड होते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रीवैलेंस। वाई, क्योंकि हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको डिनोमिनेटर नहीं पता होता। प्रीवैलेंस क्या होती है, प्रीवैलेंस के लिए आपको टोटल पॉपुलेशन चाहिए होती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर आपको डिनोमिनेटर नहीं पता होता। ओके, जो प्रीवैलेंस होती है टोटल नंबर ऑफ केस या जो करंट केस चल रहे होते हैं ओल्ड प्लस न्यू, टोटल नंबर ऑफ केस ऑफ डिजीज इन एन एरिया और टोटल पॉपुलेशन है। हॉस्पिटल के अंदर टोटल पॉपुलेशन पता नहीं होगा। नेक्स्ट चलती है नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर टू प्राइमरी केस। प्राइमरी केस के एक्सपोजर के बाद सेम इंक्यूबेशन पीरियड से कितने लोग जो एक्सपोज हो गए थे डिजीज शो करते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी अटैक रेट, SAR। बाकी है अटैक रेट। अटैक रेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यू केस। ओके, टोटल नंबर ऑफ न्यू केस ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एपिडेमिक। ये पूरा आपने स्पेसिफाई करना है, टोटल नंबर ऑफ न्यू केस एपिडेमिक में आएगी और टोटल पॉपुलेशन से आपने डिवाइड करना है। तो ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई एपिडेमिक या वबा फैल जाती है। सेकेंडरी अटैक रेट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्टैक्ट से फैल जाते हैं। इसके बाद है कि एक डिजीज़ है विच इज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस या ऑफ यूजुअल प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इज अ एंडेमिक डेफिनेशन। अब एपिडेमिक क्या होती है, एपिडेमिक इज अ अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज और हेल्थ रिलेटेड इवेंट इन अ कम्युनिटी जो कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है। ओके, जबकि पेंडेमिक क्या होता है, अकरेंस ऑफ डिजीज ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। दोनों अकरेंस है, एपिडेमिक भी, पेंडेमिक भी और एंडेमिक भी। लेकिन ये क्या होती है, ये कम्युनिटी के अंदर होती है, जबकि वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में होती है। स्पोरेडिक क्या होती है, स्पोरेडिक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे जो केस होते हैं वो इरेगुलरली, हैफेजर्टली और इनफ्रीक्वेंटली होते हैं। इसको बोलते हैं हम स्पोरेडिक। जबकि कांस्टेंट प्रेजेंस या कांस्टेंट अकरेंस ऑफ अ डिजीज, दिस इज एंडेमिक। जूनोटिक क्या होते हैं, ऐसे डिजीज जो एनिमल्स में होते हैं लेकिन ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्फीजिनोसिस, जू एंथ्रोपोजिनोसिस, ओके, एंथ्रोपोजूनोसिस, रेबीज और एंथ्रेक्स एग्जाम्पल आ जाती है। इसके बाद आ जाती है, नेक्स्ट है एक एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जो एनुअल डेथ रेट है ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस है वो 2। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या है, डिजीज स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक डिजीज है, तो आंसर क्या होगा, डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट मालूम क्या है। इसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द रिस्क फैक्टर और डिजीज या एक्सपोजर और डिजीज या रिस्क फैक्टर और डिजीज। इसके लिए क्या यूज करना है आपने, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन के लिए बेस्ट होता है हमारा इंसिडेंस रेट, जबकि प्रीवेलेंस होता है हमारा किसी भी डिजीज की लोड बर्डन के लिए। और प्रीवेलेंस के लिए क्या करते हैं हम, प्रीवेलेंस के लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक फैमिली के अंदर बच्चे को मीजल हुआ और इसके बाद पूरे दूसरे बच्चे को भी मीजल हो गया। द गैप इन बिटवीन द प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस, प्राइमरी और सेकेंडरी केस के दरमियान जो गैप होता है, दिस गैप इज कॉल्ड सीरियल इंटरवल। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वाइर्ड इन्फेक्शन। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है या कॉज क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू कंटेमिनेटेड हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर या पैरामेडिकल स्टाफ होता है। अब इनक्यूबेशन पीरियड बता रहा है कि द टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंड द पेरेंट्स ऑफ अ साइन सिम्टम है। ऐसे डिजीज जिनका इनक्यूबेशन पीरियड 10 दिन से लेकर 3 हफ्तों तक है तो वो है MMR से रट्टा मार सकते हो। ओके, ठीक हो गया। अब इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा और फूड पॉइजनिंग इनके शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, मतलब 1 से लेकर 2 दिन तक आना शुरू हो जाते हैं। हेपेटाइटिस B और C इनके काफ़ी लॉन्ग होती है, लाइक महीनों तक चले जाते हैं। MMR के कितने तक होती है, 10 दिन से लेकर 3 हफ्ते। ओके, ये आपने रट्टा मार लेना है। 3 वीक का मतलब 21 डेज है। ओके, इसके बाद है कि पूछ रहा है कि ऐसे डिजीज़ जिसमें क्रॉनिक कैरियर्स होती है। क्रॉनिक कैरियर क्या होती है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक एक्सटेंड करते हैं और ये ट्रांसमिट भी करते रहते हैं। तो जो क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं हेपेटाइटिस B और टाइफाइड का होता है, मीजल्स के नहीं एग्जिस्ट करते। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ये फार्मूला बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट। ओके, इन्फेंट की डेथ है और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ओके, इन्फेंट एजिड 28 डेज से लेकर 1 ईयर, 28 डेज तक अगर डेथ होती है तो वो होता है न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। ओके, और इसके बाद होता है पोस्ट न्यू नेटल होता है। तो जो अर्ली होता है वो पहले हफ्ते तक होता है 7 डेज तक, 7 डेज से लेकर या 8th डे से लेकर 1 मंथ ऑफ लाइफ ये होता है लेट न्यू नेटल है। जो न्यू नेट होता है वो 1 मंथ तक होता है। पोस्ट न्यू नेटल पीरियड ये होता है 4 वीक्स या 28 डेज से लेकर 1 ईयर ऑफ लाइफ है, जबकि इन्फेंट बर्थ से लेकर होता है। पेरीनेटल क्या होता है 28 वीक्स, यानी पेरीनेटल को लेट फीटल डेथ प्लस अर्ली न्यू नेटल डेथ भी कहते हैं। ये 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ तक जाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक डेफिनेशन दी हुई है, एनी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड और सॉइल, कोई बंदा है, जानवर है या कोई वेक्टर है या सॉइल है जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट रहता है और मल्टीप्लाई करता है। सिंपली कहे तो ये नेचुरल हैबिटेट होती है माइक्रोब की। तो ये डेफिनेशन है रिजर्वायर की होती है, यानी बंदा है, जानवर है, आर्थ्रोपोड या वेक्टर है या कोई सॉइल है जिसमें इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म रहता है, मल्टीप्लाई करता है। सोर्स क्या होता है? सोर्स ऐसे इमीडिएट ऑब्जेक्ट होते हैं जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं, इमीडिएट ऑब्जेक्ट दैट ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल कंटामिनेटेड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, ब्लड, वाटर, फूड हो गया। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक आर्थ्रोपोड होता है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को होस्ट की तरफ ट्रांसमिट करता है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल है टाइफाइड। ओके, सॉरी, ये टाइफाइड के एग्जांपल है। टाइफाइड के केस में जो रिजर्वायर होता है वो मैन होता है। ठीक हो गया। ओके, सोर्स क्या होता है? ओके, एग्जांपल टाइफाइड के अंदर जो रिजर्वायर है वो मैन है, इसका सोर्स क्या होता है? फीकल मैटर, और इसका जो वेक्टर है वो हाउस फ्लाई होती है। तो यह टाइफाइड की एग्जांपल दी हुई है। फोमाइट्स क्या होते हैं? फोमाइट्स आर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, बेजान चीज़ें होती है, डेट आर कंटामिनेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक टॉवल हो सकती है, हैंडकरचीफ है, जिस जो कि नेजल सिक्रीशन से कंटामिनेटेड हो सकती है। ओके, एनी ऐसी एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विच आर कंटामिनेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज। और इन्फेस्टेशन क्या होती है? आर्थ्रोपोड लिविंग ऑन द सर्फेस ऑफ मैन और एनिमल, लाइक जो जुएं होती है। ओके, या इन्वेजन ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड इन्फेस्टेशन। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द कम्युनिकेबल डिजीज है। तो बताना है कि ये इस इन्फेक्शन के बारे में, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल वे ऑफ इन्हांसिंग द लेवल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। यस, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि अगर 2/3 ऑफ पॉपुलेशन सफ़र हो जाए तो बाकी रिमेनिंग 1/3 इम्यूनिटी को एंजॉय करती है, क्योंकि वो उनमें इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है और वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। ओके, तो टर्मिनोलॉजी को कुछ पढ़ लेते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर जो पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, वो होस्ट को दी जाती है फ्रॉम द डोनर। ओके, द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर गिवन टू द होस्ट फ्रॉम द डोनर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ और डेफिनेशन ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। अब जो डोनर है वो ह्यूमन बींग या एनिमल भी हो सकते हैं। अगर वो एनिमल होते हैं उसको सीरम बोलते हैं या एंटी सीरम बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। बाकी अगर ह्यूमन बींग है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह कहते हैं। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है छोटी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है एज कम्पेयर टू एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसका फायदा ये होता है कि इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन किसे बोलते हैं? इन अपेरेंट इन्फेक्शन को बोलते हैं, या अनडायग्नोस, वैसे ये अजीब वर्ड हो जाता है, इन अपेरेंट इन्फेक्शन। ओके, यानी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द होस्ट बट देयर आर नो साइन और सिम्टम। और जो होस्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शेड करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें भी था, लेटेंट में भी, लेकिन उसमें शेड नहीं करता था। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज शेड बाय होस्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। ओके, और ये आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर भी इंक्लूडेड होते हैं। बाकी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के अंदर पोलियो है, हेपेटाइटिस ए बी, इन्फ्लुएंजा, रूबेला, मम्स, डिफ्थीरिया आ जाती है। अब लेटेंट और सब क्लिनिकल को आपने कंफ्यूज नहीं करना, या आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। लेटेंट के अंदर जो होस्ट होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट को शेड नहीं करता, जबकि सब क्लिनिकल या इन अपेरेंट के अंदर करता होता है। इसकी एग्जाम्पल है हर्पीस सिम्प्लेक्स, उसकी एग्जाम्पल थी पोलियो, हेपेटाइटिस ए बी, ब्रिल जोन्सर डिजीज। स्लो वायरसेस होते हैं। स्लो वायरसेस में लॉन्ग एक्सेप्टोमेटिक पीरियड होता है। ओके, ठीक है। जो लेटेंट पीरियड है ये इस्तेमाल करते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, एज इक्वलेंट टू द इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और ये टाइम इंटरवल होता है फ्रॉम द फेज ऑफ डिजीज इनिशिएशन टू द डिजीज डिटेक्शन है। क्लियर? तो ये लेटेंट पीरियड है, वो लेटेंट इन्फेक्शन था, ये लेटेंट पीरियड है विच इज यूज्ड फॉर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, एज इक्वलेंट टू द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी इन्फेक्शियस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है जबकि नॉन इन्फेक्शियस का लेटेंट पीरियड होता है। क्लियर? बाकी डेफिनेशन वही होती है। फॉर एग्जांपल ओरल कैंसर है, लाइक च्यूइंग टोबैको से लेकर अपीयरेंस ऑफ ओरल कैंसर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सेकेंडरी अटैक रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन। ये डेफिनेशन दी हुई है, नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर टू द प्राइमरी केस। तो ऐसा डिजीज जो इसको शो करता है सेकेंडरी अटैक रेट को, तो वो क्रॉनिक डिजीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी अटैक रेट कैन बी कैलकुलेटेड इन एक्यूट डिजीज, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें। ओके, और उसको डिजीज को इन्फेक्शियस भी होना चाहिए। ओके, हम इसको एक्यूट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेबिलिटी को शो करता है, ट्रांसमिसिबिलिटी को शो करता होता है। इसके बाद एन एपिडेमियोलॉजिस्ट वाज इंटरेस्टेड टू फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन द रिसेप्ट ऑफ इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। अब यहाँ पर
साइन सिम्टम आ जाता तो ये बन जाता इंक्यूबेशन, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जनरेशन टाइम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक न्यू कैंपेन लॉन्च की गई है और इफेक्टिवनेस ऑफ कैंपेन या प्लान उसको चेक करने के लिए कौन सा रेट यूज़ करते हैं, इंसिडेंस रेट देखा जाता होता है इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। इंसिडेंस का मतलब है न्यू केस। ओके, अगर इंसिडेंस कम हो गया इसका मतलब है कि कैंपेन सक्सेसफुल है। एपिडेमियोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसकी कंपोनेंट क्या होती है, तीन होती है, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट। ऑब्जर्व डेथ ओवर एक्सपेक्टेड डेथ, ये फार्मूला होता है स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट, जिससे आप डेथ रेट को कंपेयर करते हो एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ। ऑब्जर्व डेथ ओवर एक्सपेक्टेड डेथ होती है लाइक अगर हम दो टू पॉपुलेशन के डेथ रेट को कंपेयर कर रहे हैं फिर डिफरेंट एज कंपोजिशन है तो क्रूड डेथ रेट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक जर्मनी के अंदर हमने कहा था कि वहाँ पे बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन रिलेटिवली ज़्यादा होती है। कंपैरिजन के लिए आपने एज एडजस्टमेंट करनी है जिसको हम एज स्टैंडर्डाइजेशन रेट भी कहते हैं, जो कि कंफाउंडिंग फैक्टर को रिमूव कर देगा। यहाँ पे कंफाउंडिंग फैक्टर क्या है, एज है, जो टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज है। जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है डायरेक्ट से कर सकते हो या इनडायरेक्ट कर सकते हो। ओके, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन या इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है। ओके, जो इनडायरेक्ट है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट ये इस्तेमाल होता है कम्युनिकेबिलिटी के लिए होता है। ओके, हमेशा ये इन्फेक्शस के लिए होता है, ये पता लगाने के लिए कि ये डिजीज़ कम्युनिकेबल है या नहीं, ये पता लगाने के लिए होता है। इसके बाद टोटल करंट केस को देखने के लिए आपने क्या देखना है, प्रीवैलेंस करनी होती है टोटल करंट केसेस को देखने के लिए। ओके, और ये भी आपने पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नवंबर 10 2018 पे करनी है। ओके, अगर पूरा टाइम पीरियड दे दो तो वो पीरियड भी बैलेंस होती है। डेथ इन द वीक मल्टीप्लाई 52 वीक्स आ रहा है, वीक्स, और एक साल में 52 वीक्स होती है। ओके, ओवर मिड ईयर पॉपुलेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वीकली डेथ रेट। ओके, इसके बाद पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 10,000 है। ओके, 100 न्यू केसेज दे आर डिटेक्टेड, तो 100 ऊपर आ जाएगा, 10,000 नीचे आ जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी स्टडी के अंदर जो बेसिक टूल ऑफ मेजरमेंट है वो रेट होता है, रेट। ओके, बाकी है रेशियो और प्रोपोर्शन। ये बात रट्टा मार लेना कि न्यूमिनेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर इन द रेट एंड प्रोपोर्शन बट नॉट इन द रेशियो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक सेफ्टी रूल हर मोटरसाइकिलिस्ट को हेलमेट पहनना चाहिए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी। प्राइमोडियल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रोड पे जाएगा तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है या रोड खराब हो सकते हैं। ओके, डिफरेंट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेशियो होती है। ओके, जो वेयरिंग ऑफ हेलमेट है ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होती है। ओके, और ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, और इसमें क्या होता है, हेल्थ प्रमोशन आता है और एक होता है हेल्थ प्रोटेक्शन, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यू केसेस। न्यू केसेस है तो आप हमेशा क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड ओवर पॉपुलेशन एट रिस्क, तो ये डेफिनेशन होती है कि इसकी इंसिडेंस रेट की होती है। क्लियर, जो बाकी यहाँ पर रिलेटिव रिस्क और रिस्क रेशो सेम चीज़ है जो कि कोहॉर्ट स्टडी के अंदर देखते गए। एक फैमिली के अंदर 9 बंदे थे, 2 आर इम्यून टू द मीजल्स है, एक में प्राइमरी केस हो देर अगर आप प्राइमरी केस हो मीजल, और 3 सेकेंडरी केस आना शुरू हो जाते हैं, तो सेकेंडरी केस ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, जो उनको एक्सपोज होने के बाद डिजीज हो गया। ओके, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर 9 थे। ओके, उन 9 में से 2 इम्यून थे, टोटल 9 थे ना, 2 इम्यून थे और एक प्राइमरी हो गया, तो 3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। ओके, क्लियर, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 3/6। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग द डिजीज विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड है, मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज ससेप्टेबल पर्सन है, मल्टीप्लाई 100 है। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर उन पर्सन को एक्सक्लूड करना है जो कि इम्यून है या ऑलरेडी सफर कर रही है प्राइमरी केस से। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रेबीज की तरफ। रेबीज डज नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लैंड। अगर कोई बाहर से कोई डिजीज को इंपोर्ट कर दे, द डिजीज विच इज इंपोर्टेड इन द कंट्री बाय आउटसाइड, दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोटिक डिजीज है। ओके, यानी डिजीज अगर किसी कंट्री में नहीं होता और उसको ओके तो अगर एक केस भी आ जाए ना उसको हम एपिडेमिक लेबल कर देते हैं। ओके, क्लियर, लेकिन ये ऑप्शन दिस ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन, कहते हैं ये ऑप्शन तो था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एपिडेमिक हम लेबल कर देते हैं जिसमें अगर 0 केस हो उसका। द कंडीशन व्हेन अ डिजीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस इन अ कम्युनिटी एट अ हाई इंसिडेंस और प्रीवेलेंस, और ये तमाम एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। अगर ये बच्चों को करता तो उसको होल ऑन डे भी करते, लेकिन हाई इंसिडेंस है, हाई प्रीवेलेंस है और तमाम एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपर एंडेमिक है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 39 की तरफ। तो 39 में ये है कि fomite है, fomite is contaminated from the secretion of a person suffering from an infectious disease। तो इसकी एग्जांपल क्या होती है फोमाइट की, तो फोमाइट होता है क्या, फोमाइट या द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक टॉवल, हैंडकरचीफ हो गया, बुक पेन हो गया, विच आर सॉइल्ड और कंटेमिनेटेड बाय द सिक्रेशन फ्रॉम
सिक्रीशन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज, तो बोला यहाँ पे एग्जाम्पल। ओके, इसके बाद देख लेते हैं एक बताया हुआ है कि एक कम्युनिटी के अंदर जो मीन नंबर ऑफ केस पर ईयर है वो 700 थे, विद स्टैंडर्ड एरर 20 है, लेकिन नेक्स्ट आगे पता लगा कि 760 केस हो गया है। तो ये क्या है, ये एपिडेमिक हो चुकी है। अब इसको समझना है, एपिडेमिक जब होती है व्हेन द नंबर ऑफ केस ऑफ अ डिजीज इज मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एंडेमिक फ्रीक्वेंसी है। ओके, यानी एंडेमिक क्या था, हमारी एंडेमिक फ्रीक्वेंसी 700, ये आपने नोट कर लेना है। ओके, तो जो एपिडेमिक होगा, एपिडेमिक में आपने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर लेनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, 20 होती है। ओके, अब यहाँ पे आ गया 750, तो ये एपिडेमिक आपने लेबल कर लेना है। ओके, तो जो एपिडेमिक होगी ये उस वक्त होती है व्हेन द नंबर ऑफ केसेस इज मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एंडेमिक फ्रीक्वेंसी, जो कि 700 थी और 760 से ऊपर निकल गया था। इसके बाद है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटी करवा देते हैं। दीज आर कॉल्ड टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च के अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, आर से रुबेला, सी से साइटोमेगालोवायरस, एच से हर्पीस आ जाता है। ओके, तो जो टॉर्च है आपको बता दिया, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, रुबेला, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस होता है। ओके, अगर वुमेन इनसे इन्फेक्टेड हो गई है, ओके, तो ये ट्रांसप्लेसेंटल रूट से फीटस में आ जाती है। इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन करवा देती है, खासतौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होती है। ओके, ठीक हो गया। कुछ ट्रांसप्लेसेंटल सम अदर कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉक्सिकी है, हेपेटाइटिस बी है, जीका है। ओके, कुछ ड्रग्स भी है जो कि ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड करवा देती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपने नहीं लेनी होती। 42 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 42 एमसीक्यू में केस कंट्रोल स्टडी की गई है, उसमें ऑड रेशो 3 निकली है। तो इसे क्या कंक्लूजन निकालना है, कंक्लूजन ये निकालना है कि आप डिजीज से एक्सपोजर की तरफ गए हो, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोजर टू द टोबैको चूइंग इज 3 टाइम हायर, यानी आपने एक्सपोजर निकाला ना तो एक्सपोजर से स्टार्ट करेगा, तो ये 3 गुना ज़्यादा है। ओके, अमंग द पेशेंट ऑफ ओरल कैंसर, ठीक हो गया। ओके, तो केस कंट्रोल स्टडी के अंदर ओड रेशो होती है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर बताती है। ओके, ठीक हो गया, यानी ये बताती है कि प्रोबेबिलिटी क्या है इन द डिजीज। ओके, और इसमें जो एक्सपोजर और आउटकम ऑलरेडी हो गया और आपने पीछे की तरफ जाना होता है, डेट इज वाई हम कह नहीं सकते कि टेम्पोरल एसोसिएशन नहीं है। टेम्पोरल का मतलब पहले एक्सपोजर या कॉज होता है, फिर डिजीज या आउटकम आता है। केस कंट्रोल के अंदर जो आउटकम या डिजीज, ओके, अब कहते हैं कोहॉर्ट के अंदर हमें पता है कि जो आउटकम या डिजीज होते हैं वो एक्सपोजर के बाद में होती हैं, यानी आपने प्रोस्पेक्टिव चलना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिलेटिव रिस्क मालूम करना होता है ड्यू टू द यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड सिरिंजेस। तो ये कैसे मालूम करोगे, आप मालूम करोगे कोहॉर्ट स्टडी। तो जो रिलेटिव रिस्क को मालूम करने के लिए आपको इंसिडेंस रेट चाहिए, जो आप प्रोस्पेक्टिव या फॉरवर्ड स्टडी से मालूम कर सकते हैं। इंसिडेंस क्रॉस सेक्शनल या केस कंट्रोल से कभी पता नहीं लगेगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ न्यू केसेस पता नहीं लगेंगे। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, उस पर इंसिडेंस मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरवेंशन लगती है। ओके, जो कि हमने यहाँ पर नहीं एडवाइस करनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन किया हुआ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर बताया हुआ है कि कोहॉर्ट स्टडी प्लान की गई है टू फाइंड द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन हाई एस्ट्रोजन एंड द ब्रेस्ट कैंसर। ओके, ठीक हो गया। तो एक्सपोजर को आपने करना है और फाइनली पता लगा कि रिलेटिव रिस्क 3 है। रिलेटिव रिस्क 3 का मतलब है द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओके, अब इसमें इस तरह से चलना है कि आपने गए हो एक्सपोजर से डिजीज की तरफ, तो लिखते हुए आपने डिजीज पहले लिखना है और एक्सपोजर बाद में लिखना है। द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज 3 टाइम हायर, ओके, अमंग वुमेन विद हाई एस्ट्रोजन लेवल। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक रिसर्चर है वो ऑपरेशनल डेफिनेशन को फेवर करता है, क्योंकि इससे डिजीज को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। व्हाट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन? ऑपरेशनल डेफिनेशन इज द क्राइटेरिया बाय विच डिजीज कैन बी मेजर्ड इन अ पॉपुलेशन विद एक्यूरेसी, के डिजीज को एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हो। ओके, लाइक मम्स की जो डेफिनेशन है ऑपरेशनल, वो ये है कि एक्यूट ऑनसेट ऑफ यूनिलैटरल और बायलैटरल टेंडर स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड लास्टिंग 2 or more days and positive mumps IgM antibody without mumps immunization in the previous 6 weeks. This is the complete operational definition, जिससे आप डिजीज को आसानी से मेजर कर सकते हो विद एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरह चलते हैं। इट वाज सस्पेक्टेड दैट द प्रीवेलेंस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी वाज वेरी कॉमन इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ओके, तो जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने प्रीवेलेंस को मालूम करने के लिए स्टडी प्लान की है। और प्रीवैलेंस के लिए क्या होती है, प्रीवैलेंस के लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। प्रीवैलेंस स्टडी आधा क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है बिकॉज दे आर कैरिड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ टाइम। ओके, ऐसी स्टडी होती है जो सिंगल पॉइंट ऑफ अ टाइम पे की जाती है, लाइक एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक हो सकती है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर केस कंट्रोल स्टडी आ जाती है,
ओके, कोहॉर्ट स्टडी आ जाती है। ओके, एक्सपेरिमेंटल स्टडी आ जाती है। वैसे केस कंट्रोल स्टडी से आप इंसिडेंस मालूम नहीं कर सकते, और वैसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी आ जाती है। 47 की तरफ चलती है। एक एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, इसने हेपेटाइटिस ए की एपिडेमिक को इन्वेस्टिगेट किया है। ओके, और इसने एपिडेमिक कर्व भी ड्रा किया है। तो इसमें ग्रेजुअल राइस आया और ग्रेजुअल फॉल आया है केस का ओवर अ सेवरल मंथ। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपिगेटेड एपिडेमिक। अगर सडन राइस आए और सडन फॉल आ जाए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर, बट दिस इज द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपिगेटेड एपिडेमिक। देख लेते हैं, जो कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक है, इसमें सडन राइस आता है और जल्दी से ही फॉल आ जाता है। फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग है। जो साइक्लिक ट्रेंड होते हैं, इसमें जो डिजीज होता है साइकिल्स की फॉर्म में होता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, लाइक जो इसमें महीने भी लग सकते होते हैं। ओके, लाइक इन्फ्लुएंजा की जो पेंडेमिक आती है या एपिडेमिक आती है, वो 7 से लेकर 10 साल तक आती है ड्यू टू एंटीजेनिक वेरिएशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ट्रेंड। जबकि प्रोपेगेटेड होती है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए में, इसमें ग्रेजुअल राइस और ग्रेजुअल फॉल देखने को मिलता है। सीजनल वाली सीजन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मीजल्स की जो केस होती है अर्ली स्प्रिंग में काफ़ी ज़्यादा होती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया समर में ज़्यादा होता है। सेक्युलर में क्या होता है, सेक्युलर में किसी भी डिजीज़ की जो क्वांटिटी होती है, ये प्रोग्रेसिवली देखी जाती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, लाइक डिकेड्स में देखी जाती है, लाइक करोनरी हार्ट डिजीज की प्रीवैलेंस इन डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। पीपल ऑफ विलेज यूज वाटर फ्रॉम अ कॉमन वेल। अब यहाँ पे एक कॉमन वेल है, कॉमन सोर्स है, सारे उसी से यूज कर रहे हैं। कंटामिनेटेड हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की एपिडेमिक हो गया, तो ऐसी एपिडेमिक को क्या कहेंगे, कॉमन सोर्स रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक। बार बार इस्तेमाल करने की वजह से है। जो कंटामिनेटेड वेल है, बार बार इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से कॉमन सोर्स रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक हो जाती है। केस कंट्रोल स्टडी कंडक्ट की गई टू फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन द स्टीरॉयड कॉन्ट्रासेप्टिव एंड द ब्रेस्ट कैंसर है। तो पहले कैंसर वाली फीमेल को केस और 100 हेल्दी वुमेन को कंट्रोल के तौर पर रखा गया और मैचिंग की गई है। मैचिंग करते क्यों है, इन केस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी टू रिमूव द कन्फाइनिंग बायस। अब कन्फाइनिंग क्या होता है, बायस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। बायस क्या होता है, बायस इज एनी सिस्टमैटिक एरर इन द एपिडेमियोलॉजी स्टडी विच रिजल्ट इन इनएक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द डिजीज एंड द एक्सपोजर। ओके, तो जो बायस होता है सिस्टमैटिक एरर होता है, जिसकी वजह से इनकरेक्ट एस्टिमेशन होती है, इनकरेक्ट एसोसिएशन आ जाती है। अब बायस के बहुत सारे टाइप्स या होती है, लाइक केस कंट्रोल स्टडी के अंदर जो बायस होता है वो कन्फाइनिंग बायस आ जाता है। ओके, लाइक ये जो कन्फाइनिंग बायस होता है इस वक्त होता है व्हेन द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट बिटवीन द एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर ऑफ रिस्क फैक्टर और जो डिजीज होता है ये डिफर करता है फ्रॉम द ट्रूथ बिकॉज ऑफ थर्ड वेरिएबल। जो थर्ड वेरिएबल होता है, यानी ऐसा वेरिएबल जो स्टडी में भी या केस ग्रुप में भी और कंट्रोल ग्रुप दोनों में मौजूद होता है। ओके, और इसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रिजल्ट आता है वो वैलिड नहीं होता। अब जो कंफाउंडिंग फैक्टर के जो एग्जांपल है उसमें एज आ जाती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है, जेंडर आ जाती है। अब कंफाउंडिंग को रिमूव करने के लिए मैचिंग करते हैं। ओके, किसके दरमियान, केस और कंट्रोल ग्रुप के दरमियान जो कंफाउंडिंग होती है। ओके, ये केस कंट्रोल स्टडी में हो सकती है, कोहॉर्ट में हो सकती है, दूसरी स्टडी में हो सकती है, सिवाय पेयर्ड सैंपल स्टडी जिसमें डाटा सेम इंडिविजुअल से बार बार लेते हैं, पहले और बाद में, पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ। ओके, पेयर्ड सैंपल टेस्ट हम पढ़ेंगे, बायोस्टैट में करेंगे। ओके, कंफाउंडिंग बायस को रिमूव करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है मैचिंग जो कि केस कंट्रोल में की जाती है, और दूसरा रैंडमाइजेशन जो कि एक्सपेरिमेंटल में की जाती होती है। ओके, जबकि एनालिसिस के अंदर जो कंफाउंडिंग होती है वो स्ट्रैटिफिकेशन और मल्टीवेरिएट एनालिसिस से रिमूव की जाती है। दूसरा बायस है मेमोरी या रिकॉल बायस, ये भी केस कंट्रोल स्टडी में होता है। ओके, इसमें जो रिस्पोंडेंट या जो पेशेंट होता है वो भूल जाता है टू द एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर। बर्गसोनियन बायस होता है, इट इज ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ एडमिशन टू हॉस्पिटल फॉर पीपल विद डिफरेंट डिजीज, यानी जो डिफरेंट रेट ऑफ एडमिशन की वजह से डिफरेंट बायस आना शुरू हो जाता है, ये भी केस कंट्रोल में होता है। जो सिलेक्शन बायस होता है ये भी केस कंट्रोल में होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टमैटिक डिफरेंस होता है बिटवीन द स्टडी सब्जेक्ट एंड दोज हु आर एक्सक्लूडेड, जिसको आपने एक्सक्लूड किया है। जो सिलेक्शन बायस होता है तमाम स्टडी में होता है सिवाय पेयर्ड सैंपल के अंदर। सिलेक्शन बायस को रिमूव करने के लिए मैचिंग करते हैं। ओके, तो डिटेल से हमने इसको पढ़ लिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं 50 की तरफ चलते हैं। 50, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, एन इंटरवेंशनल स्टडी यानी एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी कर रहे हैं जिसमें न्यू ड्रग की एफिकेसी को एस्टिमेट किया जा रहा है। एक ग्रुप को हमने दिया गया, ओके, और पता लगा कि ड्रग काफ़ी इफेक्टिव है। ओके, लेकिन बाद में डिफरेंट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगा कि इफेक्टिव ही नहीं है। दिस इज ड्यू टू ऑब्जर्वर बायस। अब इंटरवेंशनल स्टडी या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसमें किस किस टाइप के बायस हो जाती है। ओके, तो हम देख लेते हैं। ऑब्जर्वर बायस
सब्जेक्ट वेरिएशन, इवैल्यूएशन बायस, सिलेक्शन बायस जिसको रिमूव करने के लिए आप रैंडमाइजेशन करते हैं। ओके, इसके अलावा हम आ जाती है इंट्रा ऑब्जर्वर बायस आ जाता है, इंटर ऑब्जर्वर बायस आ जाता है, और सैम्पलिंग एरर है। सैम्पलिंग एरर जब होता है जब सैम्पलिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं होती और सैंपल इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेफरेंस पॉपुलेशन, या सैंपल साइज है काफ़ी छोटा है, यानी जब सैम्पलिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं है, या सैंपल इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, या सैंपल साइज है काफ़ी छोटा है। ओके, ठीक हो गया, तो ये एग्जांपल आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। एपिडेमियोलॉजी स्टडी के अंदर इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन या बाइस होता है। ये कब होता है? इंटर ऑब्जर्वर, दो बंदों के दरमियान, टू ऑब्जर्वर गेट डिफरेंट रीडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ सेम सब्जेक्ट। इंट्रा होता है, इंट्रा एक ही सेम पर्सन में या सेम पेशेंट में ब्लड प्रेशर लेते हुए, और इंटरवल दो या दो से ज़्यादा ऑब्जर्वर के दरमियान में आ सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन केस कंट्रोल स्टडी स्पेशल टाइप ऑफ बायस अकर। ओके, फॉर एग्जांपल बायस ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी डिफरेंट रेट ऑफ एडमिशन विद डिफरेंट डिजीज है। ओके, तो ये किस टाइप का बायस है? दिस इज द बर्गसोनियन बायस होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एपिडेमियोलॉजी के अंदर बहुत सारे टाइप के बायस है। रिकॉल बायस सबसे ज़्यादा किस में होता है? रिकॉल बायस या मेमोरी बायस होता है, ये किस में होता है? केस कंट्रोल स्टडी में होता है। ओके, इसके बाद एपिडेमियोलॉजी स्टडी के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि जो रिजल्ट है स्टडी का वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ अ फैक्टर, ओके, विच डेट हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट अमॉन्ग डिफरेंट सब ग्रुप। ओके, जो फैक्टर होता है ये आउटकम के साथ होता है, एक्सपोजर के साथ नहीं होता। अगर ये आउटकम और एक्सपोजर दोनों के साथ होता तो उसको कन्फाइनिंग कहते हैं, लेकिन ये आउटकम के साथ है, दिस इज द इफेक्ट मॉडिफायर। ओके, तो इफेक्ट मॉडिफिकेशन होती है जो ये होती है स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में होती है, और ये जब होता है जब एक्सपोजर हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट अमंग डिफरेंट सब ग्रुप और स्टेटा। बस अभी इसको सुपरफिशियली देख लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक एपिडेमियोलॉजी स्टडी की गई टू असेस द प्रिवेंटिव इफेक्ट ऑफ अ ड्रग ऑन क्रॉनिक हार्ट डिजीज है। दो ग्रुप्स को सिलेक्ट किया गया, ग्रुप ए ने ड्रग लिया, दूसरे ने प्लेसिबो लिया है। तो इंटरवेंशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दिस इज द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल एपिडेमियोलॉजी। ओके, KEP क्या है? नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस स्टडी होती है। ओके, अ टाइप ऑफ एपिडेमिक अकर, जिसमें जो डिजीज होता है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है, ये ट्रांसमिशन कंटिन्यू रहती है अंटिल द नंबर ऑफ ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट डिक्रीज। और अगर एपिडेमिक कर्व बनाते हैं तो इसमें ग्रेजुअल राइज आता है और ग्रेजुअल डिक्लाइन आता है। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम ऑलरेडी SMCQ पहले सॉल्व कर चुके हैं। ओके, दिस इज द प्रोपेगेटेड एपिडेमिक। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक क्यों होती है? ड्यू टू पर्सन ट्रांसमिशन है, ये हमने पढ़ा था यहाँ पर। ओके, जिसमें हेपेटाइटिस एक एग्जाम्पल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 50 कौन सा MCQ है? 56 है। अच्छा, 56 को एक्सप्लेन भी कर रही है कि जो एपिडेमिक होती है ये कॉमन सोर्स रिपीटेड एक्सपोजर जैसे आपको देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम द डायरिया। लेकिन यहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो सिंगल है। ओके, जबकि अबव क्वेश्चन के अंदर जो एपिडेमिक होती है इज ड्यू टू पर्सन स्प्रेड, यानी जो सोर्स होती है आर मोर देन वन पर्सन, यानी जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है वो इस केस में होती है। वो कंपेयर कर रहा था किससे? कॉमन सोर्स रिपीटेड एक्सपोजर और प्रोपेगेटेड एपिडेमिक का। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं। इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस है। ओके, सबसे पहला स्टेप होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 58 MCQ है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी वाज प्लान्ड इन विच वन इंपॉर्टेंट स्टेप रैंडमाइजेशन वाज मिसिंग है। ओके, दिस टाइप ऑफ स्टडी वाज, ऐसी स्टडी जिसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती, दिस इज द क्वेसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। क्वेसी स्टडी होती है, ये सूडो या सेल्फ स्टाइल्ड स्टडी कहते हैं उसको। ओके, इसके बाद है कि इन एपिडेमियोलॉजी स्टडी इफ अ पार्टिकुलर वेरिएबल इज रिलेटेड टू द, यानी जो एक वेरिएबल है इज रिलेटेड टू बोथ एक्सपोजर एंड द आउटकम होता है, एंड इज it is not uniformly distributed between the study and the control group। ओके, ठीक हो गया, और ये रिजल्ट को खराब कर सकता है। ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है। ओके, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। 60 MCQ की तरफ चलते हैं। KEP क्या होता है? KEP में क्या आता है? नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस आ जाता है। ओके, तो जो KEP है इसमें नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस आ जाती है रिगार्डिंग द डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम। नॉलेज किसे बोलते हैं? नॉलेज रिगार्डिंग द डिजीज। ओके, फॉर एग्जांपल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, कैसे प्रिवेंट करेंगे। एटीट्यूड का मतलब है थिंकिंग ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, ओके, या आउटलुक ऑफ रिस्पॉन्डेंट रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस के केस में नेगेटिव एटीट्यूड ये होता है कि इट इज़ यूजलेस टू टेक वैक्सीनेशन, यानी जो पेशेंट है उसकी क्या थिंकिंग है रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिजीज। ओके, क्लियर? और जो प्रैक्टिस होती है हाउ द पेशेंट टेक एक्शन अगेंस्ट द हेल्थ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल TB की वैक्सीनेशन करवाओगे या डॉट्स लोगे। और इंस्टिंक्ट का मतलब है द वे द एनिमल और पीपल रिएक्ट और बिहेव विदाउट हैविंग टू थिंक और लर्न, यानी बगैर सोचे समझे
जिस तरीके से रिएक्ट करना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टिंक्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा ये एक बंदा ये कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस इनक्यूरेबल है, मतलब ये ठीक ही नहीं हो पा रही, तो इसका बिलीफ है, इसका एटीट्यूड है। ओके, इन एनालिटिकल स्टडी डिफरेंट इंडिकेटर आर कैलकुलेटेड। एनालिटिकल के अंदर केस कंट्रोल स्टडी जिसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, द इंडिकेटर विच रिप्रेजेंट द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज, तो ये क्या होता है, रिलेटिव रिस्क होता है। ओके, क्लियर, रिलेटिव रिस्क है। अब ओड रेशियो क्या होती है, ओड रेशियो भी एसोसिएशन के लिए होती है, ऑफ एन एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर एंड द आउटकम होती है। इससे हमें रिस्क का एस्टिमेट मिलता है, लेकिन ये ट्रू नहीं होता, केस कंट्रोल के लिए की जाती है। रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो क्या होता है, ये मेजर ऑफ ट्रू रिस्क होता है, ये कोहॉर्ट और इंटरवेंशनल दोनों के इधर की जाती है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ एक्सेस रिस्क दैट इज एट्रीब्यूटेड टू एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर, यानी कितना एक्स्ट्रा रिस्क है जो कि एक्सपोजर की वजह से हुआ है। या सर ये भी कह सकते हैं कि कितने हद तक जो डिजीज़ है ये रिस्क फैक्टर की वजह से होता है, तो ये कैसे आता है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, ये भी कोहॉर्ट के अंदर की जाती है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये बताता है कि कितना डिजीज खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इफ अ पार्टिकुलर रिस्क फैक्टर इज एलिमिनेटेड, ये भी कोहॉर्ट स्टडी के अंदर करते हैं। प्रीवालेंस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पार्टिकुलर डिजीज इन अ गिवन पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक टाइम, तो ये क्रॉस सेक्शनल सर्वे के अंदर स्टडी के अंदर किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ना, पॉपुलेशन वेयर टोबैको स्मोकिंग वाज कॉमन, कोहॉर्ट स्टडी को कंडक्ट किया गया टू फाइंड एसोसिएशन है। ओके, तो इसमें आपको रिलेटिव रिस्क कम देखने को मिला, लेकिन पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी वजह क्या है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क के ज़्यादा होने की, इसकी वजह ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो एक्टिव स्मोकिंग नहीं करते बल्कि वो पैसिव स्मोकिंग करते थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क ज़्यादा आ गया। ओके, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें स्मोकिंग ज़्यादा है, तो जो 50% होती है उसमें पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा होती है। जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये बताता है कि अमाउंट ऑफ डिजीज दैट वुड बी रिड्यूस इन अ पॉपुलेशन इफ अ पार्टिकुलर रिस्क फैक्टर इज एलिमिनेटेड है। जो रिलेटिव होता है ये इंडिविजुअल को डील करता है, जबकि पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये टोटल पॉपुलेशन के रिस्क को कवर करती है। ओके, कहती है कि इंटरवेंशनल स्टडी और एनालिटिकल स्टडी में एक एसेंशियल डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, वही है कि रैंडमाइजेशन करनी होती है इंटरवेंशनल स्टडी के अंदर। ओके, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की एग्जांपल बताओ। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के अंदर जो डिजीज होता है, सॉरी जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है मल्टीप्लाई करता है, जबकि लेटेंट के अंदर वो डोरमेंट पड़ा हुआ होता है। इसमें साइन सिम्टम नहीं होता, लेटेंट में भी कोई साइन सिम्टम नहीं होता। जो होस्ट होता है ये शेड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके, मतलब आगे ट्रांसमिट कर सकता है। तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है ये डिजीज की सेपरेट करवा देती है। ओके, लेकिन जो लेटेंट इन्फेक्शन है हर्पीज सिम्प्लेक्स वाला, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोरमेंट पड़ा हुआ होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड है, शेड नहीं करता, होस्ट उसको शेड ही नहीं करता। ओके, और ये आगे ट्रांसमिट नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। ओके, लेकिन इस इन्फेक्शन को आप डिटेक्ट कर सकते हो बाय द लेबॉरेटरी टेस्ट। ओके, क्लियर, उसको आप नहीं कर सकते सब क्लिनिकल इन्फेक्शन को। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ आ जाते हैं। ओके, 65 है कि कोहॉर्ट स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज। एनालिसिस से पता लगा कि जो रिस्क है, रिलेटिव रिस्क है, वो 4 है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अ पर्सन exposed to the risk factor, okay, या फिर the risk of getting a disease is 4 times common in a person exposed to the risk factor, या person exposed to the risk factor are 4 times common। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्रेस करना होता है। ओके, अब जो ऑप्शन ए और बी है, एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर, ओके, ये किस चीज़ की है, ये दोनों ये बता रहे हैं, ये दोनों है ओड रेशो की है। ओके, ये इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है, जबकि रिलेटिव रिस्क क्या होती है, डायरेक्ट एस्टिमेशन होती है। कैसे निकालोगे, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। एक 100 अडल्ट पर्सन का सैंपल लिया गया, 10 मेल और 15 फीमेल इलिटरेट थी। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट पर्सन इन द सैंपल है। ओके, तो इलिटरेट का कितना होगा, 25/100, तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, इसके बाद कोहॉर्ट स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड द एसोसिएशन है। ओके, तो इसमें आपको पता लगा कि जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क है वो है हमारा 85% है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क का मतलब है कि इतने परसेंट जो डिजीज है इस रिस्क फैक्टर की वजह से है। ओके, ठीक हो गया, 85% ऑफ द डिजीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर है। ओके, ये ऑलरेडी हो जाएगा। ओके, सम टाइम एडिशनल क्राइटेरिया फॉर जजिंग कॉजुअलिटी, या कॉजुअलिटी में से कॉजुअलिटी बोलता हूँ,
या कैजुअलिटी बोलते हैं इसको। ओके, टू कंफर्म द डिजीज कॉजेशन है। ओके, तो वो एडिशनल क्राइटेरिया क्या है, वो है टेम्पोरल एसोसिएशन। टेम्पोरल एसोसिएशन का मतलब है क्रोनोलॉजिकल टाइम बेस्ड ऑब्जर्वेशन, डेट इज के पर्सन रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुआ है बिफोर और आफ्टर द आउटकम है। ओके, ऑब्वियसली इफ अ पर्सन इज एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर आफ्टर द डिजीज देन द रिस्क फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। यानी अगर रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुआ है डिजीज के बाद तो वो रिस्क फैक्टर ने तो डिजीज नहीं करवाया ना। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। ओके, 16 पेशेंट है लंग कैंसर के हैं। ओके, अब जो एपिडेमियोलॉजिस्ट ने इनकी पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग पूछी है, तो ये कौन सी है? दिस इज द केस सीरीज रिपोर्ट। केस सीरीज रिपोर्ट इज अ ऑब्जर्वेशनल डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टडी होती है। ओके, जो प्रीवैलेंस स्टडी है वो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, लेकिन ये बताती है टोटल नंबर ऑफ केस, लेकिन हमें डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। ओके, लेकिन इसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ओके, पास्ट हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं जो केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट, वो भी ऑब्जर्वेशनल है। ओके, लेकिन इसमें आप कंपेयर करते हैं, दो ग्रुप को कंपेयर करते हैं। वहाँ पे उसने सेम पेशेंट को पकड़ा हुआ था, उसी से पूछा जा रहा था पास्ट के बारे में। ओके, वहाँ पे कंपेयर किया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो कोई दो ग्रुप थे ही नहीं। ओके, इसके अलावा केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करती है। जो इंसिडेंट स्टडी होती है प्रोस्पेक्टिव या फॉरवर्ड होती है। ओके, ठीक हो गया। वेयर इज अबव एग्जाम्पल परटेन्स टू द पास्ट हिस्ट्री। नेक्स्ट है अ न्यू डिजीज वाज नोटेड इन द कम्युनिटी। एपिडेमियोलॉजिस्ट ने केस को इन्वेस्टिगेट किया। ओके, इसकी जो फाइंडिंग थी टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थी। अब उससे क्या मिलेगा, यानी जो ऑब्जर्वेशनल है एपिडेमियोलॉजी, इससे आप हाइपोथेसिस को बनाते गए। टेस्ट कैसे करोगे? एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। और कंफर्म कैसे करोगे? एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। ओके, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में क्या करते हैं आप, जो डिजीज़ होता है, ओके, यानी जो स्टडी होती है डिजीज की इन टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इसका एंड रिजल्ट है वो जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है। फिर टेस्ट करोगे एनालिटिकल से और कंफर्मेशन करोगे इंटरवेंशनल या एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी से। ओके, पाकिस्तान के अंदर जो ट्यूबरकुलोटिक पेशेंट होते हैं एंटी टीबी ट्रीटमेंट नहीं लेते होते, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम? यानी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे मतलब और लोगों को बीमार करते रहेंगे। इन शॉर्ट इसकी वजह से क्या होगा? प्रीवैलेंस बढ़ेगी और लोगों को बीमार करेंगे, और दवाई नहीं लेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि अगर ड्रग इफ एंटी टीबी ड्रग इज टेकन फॉर अ लेस ड्यूरेशन है, तो जो पेशेंट है वो इज नॉन इन्फेक्शियस टू द सम एक्सटेंट है। ओके, तो जर्म बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म परसिस्ट रहेगा, आगे रेजिस्टेंस भी करवा देगा और ये आगे ट्रांसमिट भी करवा देगा। ओके, इसके बाद है कि ये पता लगाया गया कि जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, पेरीनेटल का मतलब होता है लेट फीटल डेथ प्लस अर्ली यूनिटल डेथ, ये हॉस्पिटल बॉर्न चिल्ड्रन के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू होम बॉर्न चिल्ड्रन। तो जो ये एसोसिएशन है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और पेरीनेटल मोर्टेलिटी, ये स्पूरियस एसोसिएशन है, फाल्स एसोसिएशन है। ओके, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हॉस्पिटल के अंदर वो प्रेगनेंसी जाती है जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, रिस्क प्रेगनेंसी होती है। ओके, इस केस की वजह से जितना ज़्यादा रिस्क होगा प्रेगनेंसी के अंदर उतना पेरीनेटल मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डैट इज़ वाई जो आपने जो डिलीवरीज होती है हॉस्पिटल के अंदर वो एक्चुअली रिस्क फैक्टर नहीं है, बल्कि ये स्पूरियस एसोसिएशन है, फॉल्स एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टडी कंडक्ट की गई कि विटामिन सी कॉमन कोल्ड को प्रिवेंट कर सकता है। दो ग्रुप्स को सिलेक्ट किया गया, एक को विटामिन सी दिया गया, दूसरे को नहीं दिया गया, तो ये इंटरवेंशनल स्टडी है। ओके, केस कंट्रोल स्टडी वाज प्लान टू असेस द एसोसिएशन बिटवीन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और क्रोनिक हार्ट डिजीज है। ओके, और कंफाउंडिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो कंफाउंडिंग को रिमूव करने के लिए मैचिंग करते हैं। ओके, तो कंफाउंडिंग को रिमूव करने के लिए खास तौर पर जो केस कंट्रोल स्टडी है तो मैचिंग करेंगे फॉर ये जो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है। ओके, तो एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। मैचिंग का मतलब है कि वी सिलेक्ट द कंट्रोल इन सच अ वे दैट दे आर सिमिलर टू द केस रिगार्डिंग द सर्टेन वेरिएबल, यानी जो रिजेंबल करते हैं लाइक एज और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। ओके, इन वेरिएबल्स को जिससे आपने सिमिलर बनाया है, दीज आर द कंफाउंडिंग फैक्टर। द कंफाउंडिंग वेरिएबल आर द वेरिएबल या एनी फैक्टर विच इज एसोसिएटेड विद बोथ एक्सपोजर and the disease and is distributed unequally in both study and the control group. Okay, this is the confounding. Okay, case control study was conducted to find the association between the oral contraceptive and the breast cancer है। okay, ठीक हो गया, केस कंट्रोल स्टडी है। ओके, तो जो केस होते हैं ऐसे वुमेन जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होगा, कंट्रोल जो कि हेल्दी होती है। ओके, ठीक हो गया। तो जो केस कंट्रोल स्टडी है ऑब्जर्वेशनल स्टडी है जिसमें इंटरवेंशन नहीं होती। ओके, केस कंट्रोल स्टडी बैकवर्ड स्टडी होती है, इफेक्ट से लेकर कॉज की तरफ जाते होते हैं। ओके, जो रैंडमाइजेशन है वो इंटरवेंशनल स्टडी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। तो कॉलरा एपिडेमिक वास
सस्पेक्टेड इन एन अर्बन स्लम पॉपुलेशन है, तो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है उसने इन्वेस्टिगेट करना और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी है फॉर कंट्रोल दिस हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, द फर्स्ट स्टेप फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक में आपने इन वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, पहले आपने डायग्नोसिस को वेरीफाई करना होता है, फिर आपने एपिडेमिक की कंफर्मेशन करनी होती है। ओके, एक रिसर्चर है जिसने सेडेंटरी हैबिट और डिप्रेशन के दरमियान एसोसिएशन मालूम करनी है। ओके, तो वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले जो स्टडी है उसको तकरीबन 10 साल तक अरसा चाहिए, लेकिन वो 1 साल में कंप्लीट करना चाह रहा है। ओके, टेम्पोरलिटी को देखते हुए तो कौन सा स्टडी डिज़ाइन देख ले कि 1 साल में काम हो जाए, दिस इज़ द रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, पीछे की तरफ जाए कोहॉर्ट स्टडी की तरफ। तो टाइम को सेव करने के लिए वो रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी करे। रिट्रोस्पेक्टिव के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है वो टाइम के पीछे जाएगा, गोस बैक इन दैट टाइम। ओके, जिसमें काफ़ी साल लग सकते हैं, लाइक 3 साल पहले गया है, पीछे गया है, टाइम मशीन से गया है। टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर, यानी पहले गोस बैक इन द टाइम टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर स्टडी और कंट्रोल ग्रुप है। ओके, ठीक हो गया, रिगार्डिंग द मेडिकल हिस्ट्री है, और फिर इंफॉर्मेशन को ट्रेस करेगा फॉरवर्ड थ्रू द टाइम अप टू द प्रेजेंट है। ओके, उनको कंपेयर करेगा, डाटा को एनालाइज करेगा और फिर कंक्लूजन मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं केस कंट्रोल स्टडी वाज कैरिड टू फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन टोबैको च्यूइंग और ओरल कैंसर है। 3:1 है। 3:1 का मतलब है द एक्सपोजर टू द टोबैको च्यूइंग है, ये 3.1 टाइम मोर इन द ओरल कैंसर पेशेंट है। ओके, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिखी है जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एपिडेमियोलॉजिस्ट सम टाइम ऑप्ट फॉर नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी। नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी ऐसी केस कंट्रोल स्टडी है, ओके, जो कि प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी के अंदर रखी जाती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं A doctor came across an unusual case of a disease। ओके, इसने डिजीज़ को स्टडी किया और फाइंडिंग लिखी एज अ केस रिपोर्ट। दिस स्टडी इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। ओके, ठीक हो गया, एक डिजीज़ को मिला, उसने इसको स्टडी किया, उस पर फाइंडिंग लिखी एज अ केस रिपोर्ट, दिस इज आर डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ओके, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। जो फार्मूला है नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस है, और हर मल्टीप्लाई 100 है ओवर टोटल डेथ ड्यू टू ऑल कॉजेज, दिस इज द प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, ठीक है। इसके बाद 82 की तरफ चलते हैं। न्यू ड्रग की एफिकेसी को चेक करने के लिए स्टडी प्लान की गई जिसमें पेशेंट को नहीं पता कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं या कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, दिस इज अ सिंगल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। और अगर पेशेंट और डॉक्टर दोनों को ना पता हो, दिस इज अ डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ओके, इसके बाद 83 की तरफ चलते हैं। 200 पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर वाज आइडेंटिफाइड। ओके, इसमें हिस्ट्री ऑफ टोबैको च्यूइंग, यानी पहले लंग कैंसर वाले पेशेंट को आइडेंटिफाई किया और वापस जा रहे हैं, दिस इज द केस कंट्रोल स्टडी। ओके, तो केस कंट्रोल स्टडी बैकवर्ड स्टडी होती है, 2 ग्रुप लेने हैं, इसमें एक ग्रुप केस वाला होगा, एक कंट्रोल वाला होगा। ओके, फिर इन दोनों के अंदर आपने एक्सपोजर रेट टू द सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर ये मालूम करना होता है, लाइक स्मोकिंग है। फिर आपने पी वैल्यू मालूम करनी है बाय अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट है। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम या इसके बराबर है देन द रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। ओके, यानी देर इज सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज इज एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर। कोहॉर्ट प्रोस्पेक्टिव होती है, इसमें फॉलो अप करना होता है। फ्यूचर के अंदर क्रॉस सेक्शनल क्या होती है, प्रीवेलेंस स्टडी होती है। इकोलॉजिकल स्टडी क्या होती है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड होती है, लाइक एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। और जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होती है RCT, जिसमें रैंडमाइजेशन करनी होती है, ये इंटरवेंशनल स्टडी होती है। 85 की तरफ चलते हैं। पुअर कम्युनिटी है, हाई प्रिवेलेंस ऑफ एक्यूट डायरियल केसेज है, व्हाट शुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द हेल्थ प्रॉब्लम, प्रोविजन ऑफ सैनिटरी लैट्रीन है। ओके, ठीक हो गया। हैंड वॉशिंग करवाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसके अलावा ड्रग्स देना भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सैनिटरी लैट्रीन बना देंगे तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है फॉर फीकल ओरल डिजीज़। ओके, इन द फेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो रिसर्चर्स होते हैं या रिसर्चेज होती है, ये प्रायोरिटीज़ को सेट करती है टू डील विद द हेल्थ प्रॉब्लम इन द पुअर कम्युनिटी होती है। तो कौन सा पैरामीटर है विच इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेटिंग अप प्रायोरिटीज़ है, तो प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए जो पैरामीटर्स उसमें क्लाइमेट नहीं आता, मौसम नहीं आता, बाकी सब चीज़ें आ जाती है, मौसम को तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्टिव में हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी के अंदर करते होते हैं। ओके, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए केस कंट्रोल या कोहॉर्ट होती है, कोहॉर्ट में टाइम ज़्यादा लगता होता है, केस में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है काम। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, हम केस कंट्रोल स्टडी करेंगे, फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लाइक काई स्क्वायर टेस्ट या टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, और फिर कंफर्मेशन करेंगे इंटरनेशनल स्टडी से। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलती है। कोहॉर्ट स्टडी इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट होती है, लेकिन एडवांटेज क्या इंसिडेंस रेट मालूम कर सकते हैं। एंड आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन
ओके, यानी अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन है। ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडी से आपको क्या मिलेगा? क्रॉस सेक्शनल स्टडी से आपको प्रीवैलेंस मिलती होती है। ओके, इसके बाद है द इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम होती है। ओके, एक फैक्टर जिसको अफेक्ट नहीं करता वो एज ऑफ होस्ट होता है। इसके बाद प्रीवैलेंस को मालूम करना है। प्रीवैलेंस 200 केसेज है और वो पॉपुलेशन है, तो आप ये मालूम कर लोगे। एडवर्ड जेनर ने डायरेक्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन की थी। ओके, 94 की तरफ चलते हैं। ऑल हॉस्पिटल शुड हैव आइसोलेटेड रूम। ओके, आइसोलेशन वाले रूम किसके लिए होते हैं? कॉन्गो हेमरेजिक फीवर के लिए। ओके, जो कॉन्गो स्क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर ये वायरल डिजीज होता है। ओके, ठीक हो गया होता है, और इसका जो केस फेटालिटी रेट है 40% है। ये जो डिजीज होता है ये टिक्स से या लाइव स्टॉक एनिमल से आता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकती है ड्यू टू क्लोज कंटेक्ट है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई, दैट इज वाई हम पेशेंट को आइसोलेशन रूम में रखते होते हैं। ओके, 95 की तरफ चलते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर एक्सटेंसिवली यूज इन द मेडिकल प्रोसीजर। तो उनको स्टीरलाइज करने के लिए क्या करते हैं? गैमा रेज इस्तेमाल करते हैं। जो गैमा रेज होती है, यूज ऑफ गैमा रेज फॉर स्टीरलाइजेशन, दिस इज द कोल्ड स्टीरलाइजेशन होता है। ओके, इसमें से पहले करते ही है कि सिरिंजेस को रखते हैं प्लास्टिक सील्ड इन्वेलप के अंदर, गैमा रेडिएशन अप्लाई करते हैं, सिरिंजेस को स्टीरिलाइज कर देती है। ओके, जो हॉट एयर ओवन और आउटोक्लेव ये प्लास्टिक डिस्पोजेबल सिरिंजेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, डिस्पोजेबल सिरिंजेस है, क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि ये प्लास्टिक को मेल्ट कर देगी रेस। ओके, जिसकी वजह से, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। अल्ट्रावायलेट आर नॉट सफोरिसिडल, स्टीरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बॉइलिंग वाला ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। 96 की तरफ चलते हैं। अब स्टीरिलाइजेशन के डिसइंफेक्शन की क्वेश्चन आ रही है। डिसइंफेक्शन और स्टीरिलाइजेशन और इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो कैट गट और ड्रेसिंग होती है कैन बी स्टीरिलाइज बाई इथाइलिन ऑक्साइड। तो जो एंटीसेप्टिक लाइक मिथाइलेटेड स्पिरिट हो गया, टिंचर आयोडीन हो गया, या आप लिविंग टिश्यू पर अप्लाई करते हैं, लेकिन स्पोर को किल नहीं करती, स्टीरिलाइजेशन नहीं करती। ओके, तो इथाइलिन ऑक्साइड गैस कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिजीज कंट्रोल की डेफिनेशन है। द लिमिटेशन ऑफ डिजीज, या तो लिमिट द डिजीज इन सच अ वे दैट इट इज नो लॉन्गर अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, तो कौन सा मेजर अप्रोप्रिएट नहीं है डिजीज कंट्रोल के लिए? तो जो कन्फर्मेशन ऑफ एपिडेमिक है ये अप्लाई नहीं करते होते। इंटरवेंशनल स्टडी और ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या फ़र्क होता है? ओके, इंटरवेंशन का फ़र्क है, एक्सपेरिमेंट का फ़र्क होता है। ओके, क्लियर। अच्छा, यहाँ कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस ये एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होता है। जो इंटरवेंशन होती है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के अंदर की जाती होती है। ओके, इसके बाद 99 की तरफ चलते हैं। कोहॉर्ट स्टडीज, प्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड रिलेटिव रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज हम इसे मालूम कर सकते हैं। ओके, तो जो स्टडी होती है ये पीपल के बिहेवियर को अल्टर कर सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, केस कंट्रोल स्टडीज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है, क्योंकि इसमें एक्सपोजर और आउटकम पहले से ऑलरेडी हो चुके होते हैं। रिसर्चर वांट टू एस्टिमेट द स्टेटस ऑफ हेल्थ एंड लेवल ऑफ लिविंग। स्टेटस ऑफ हेल्थ और लेवल ऑफ लिविंग को चेक करने के लिए कौन सा इंडिकेटर होता है? हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल में इस्तेमाल होता है फॉर गोल नंबर 3। ओके, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रोमोट वेल बीइंग ऑफ ऑल एजेस। ओके, थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फ्लक्चुएट करता रहता है। ओके, ठीक होता है। और जो एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है इज द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ IMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। केस कंट्रोल एपिडेमियोलॉजी स्टडी के अंदर जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है AD ओवर BC होती है, इसको बोलते हैं ओड रेशो। क्लियर। तो जो रिलेटिव रिस्क है उसको रिस्क रेशो बोलते हैं। रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये कोहॉर्ट स्टडी के अंदर होते हैं। 103 की तरफ चलते हैं। रिसर्चर वाइल स्टडिंग द प्रीवेलेंस ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज ये ऑब्जर्व करता है कि द चेंज इन अकरेंस ऑफ अ डिजीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, डिकेड्स में चेंज इन द अकरेंस ऑफ अ डिजीज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलर एपिडेमिक या सेक्युलर ट्रेंड होता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में होता है, बहुत सारे होते हैं। पीरियोडिक होता है, सीजनल होता है। पीरियोडिक में क्या होता है? डिजीज अकर विद अ सर्टेन पीरियोडिसिटी, लाइक जो 2 से लेकर 3 साल तक आपको देखने को मिलता है साइकिल में, लाइक मीजल्स इन द प्री इम्यूनाइजेशन एरिया। सीजनल क्या होता है? लाइक मीजल्स, रुबेला स्प्रिंग में होती है। जो सेक्युलर ट्रेंड होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है कि द अकरेंस ऑफ अ डिजीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। इसके बाद इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड, दिस इज द फार्मूला ऑफ एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। ओके, ठीक हो गया। एट्रीब्यूटेबल रिस्क को कंफ्यूज नहीं करना पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क से। ओके, अब जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, इट इज द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन अ टोटल पॉपुलेशन, इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन अ टोटल पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग दोज हु आर नॉट एक्सपोज्ड टू द, ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा। ओके, अब कोहॉर्ट स्टडी के अंदर जो एंड रिजल्ट ऑफ एनालिसिस है वो रिलेटिव रिस्क होती है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क होती है। जबकि केस कंट्रोल स्टडी के अंदर क्या होता है? केस कंट्रोल स्टडी के अंदर जो एंड रिजल्ट है वो ऑड रेशियो आ जाती है। ओके, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इंसिडेंस हमेशा
कोहॉर्ट से निकालोगे। ओके, रिलेटिव रिस्क आप कभी भी केस कंट्रोल से नहीं निकाल सकते। क्लियर। अब 105 की तरफ चलते हैं, इंसिडेंस ऑफ डिजीज ना टोटल पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल इसका फार्मूला लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 106 की तरफ, एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ डिजीज कॉजुअलिटी इज अ टेम्पोरल एसोसिएशन। इसका मतलब है इलनेस प्रीसीड द सस्पेक्टेड कॉज। ओके, ठीक हो गया। टेम्पोरल सीक्वेंस का मतलब है एक्सपोजर मस्ट प्रीसीड द आउटकम होता है। ये क्रॉनिक डिजीज के अंदर स्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। ओके, ठीक हो गया। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है वो स्टैब्लिश नहीं कर सकती कि रिस्क फैक्टर पहले आया या डिजीज पहले आई, इसका पता नहीं चलेगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आर यूज टू फाइंड द प्रीवैलेंस ऑफ अ डिजीज। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस स्टडी क्रॉस सेक्शनल के हिसाब से होती है। ये क्रॉनिक डिजीज के लिए इस्तेमाल होती है, प्रीवैलेंस के लिए। ओके, तो 107 का चार्ली है। इसके बाद एपिडेमियोलॉजिस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी फार्मुलेट करता है, तो इससे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का पता लगता है। ओके, अब ये पता लगाना कि सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर प्रीसीडेड द डिजीज, इसको बोलती है टेम्पोरल एसोसिएशन है। ओके, फ्रॉम अ प्रीवियस रिकॉर्ड यानी पीछे की तरफ गया है, दो ग्रुप लिया है और रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ गया। दिस इज द रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी के अंदर, जिसको हिस्टोरिकल स्टडी भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेटर गोस बैक इन द टाइम लाइक 10 लेकर 20 साल पहले जाता है। ओके, पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करता है फॉर स्टडी। ओके, फ्रॉम द पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड है और फॉरवर्ड मूव करता होता है। ओके, और स्टडी अगर फ्यूचर में कंटिन्यू की जाती है, दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एंड द प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ड्यूरिंग एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी अ रॉन्ग एसोसिएशन विद द सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर एंड डिजीज वाज ऑब्जर्व ड्यू टू कंफाउंडिंग फैक्टर। दिस इज ड्यू टू द इनडायरेक्ट एसोसिएशन है। ओके, क्लियर। इसके बाद 112 की तरफ चलते हैं। 112 के अंदर एपिडेमियोलॉजी स्टडी कंडक्ट की गई, जिसमें ग्रुप ए के अंदर इंटेंसिव हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की गई टू मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी इंटरवेंशन की जा रही है। दिस इज इंटरवेंशनल स्टडी। ओके, इसके बाद 113 की तरफ चलते हैं। ओके, द स्टडी विच हैज़ मोर चांसेस ऑफ एथिकल इशू वो इंटरवेंशनल स्टडी होती है। इंटरवेंशनल के अंदर ड्रग्स देनी होती है, जिसमें आपको डिजायर्ड इफेक्ट भी देखने को मिल सकती है। तो पहले आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होती है। ओके, और ड्रग को पहले एनिमल पे चेक करना होता है, कहीं बंदा मरी ना जाए। इसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट करना कि जॉब स्ट्रेस ऑन द कोल माइन, तो रिस्क फैक्टर यानी जो जॉब स्ट्रेस होता है वो रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़ के लिए। तो स्टडी ग्रुप लिया गया और नॉन वर्किंग एज अ कंट्रोल ग्रुप लिया गया। मैचिंग की गई है। ओके, और 10 साल तक फॉलो किया है टू फाइंड द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन द बोथ ग्रुप। ओके, तो ये क्या कैसे मालूम करोगे? रिलेटिव रिस्क के स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन मालूम करोगे। ओके, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑन द डिजीज कॉजेशन इज टू फाइंड द फैक्टर। ओके, द स्टडी डिजाइन दैट कैन प्रूव दैट ऑब्जेक्टिव, वो होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। ओके, इसके बाद है कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ऑड रेशो AD/BC है, AD/BC। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव रिस्क मालूम करना है, तो ये आप फार्मूले से देख लेना, यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है। ओके, 118 की तरफ चलते हैं। द टेक्निक बाय विच सेक्सुअल पार्टनर ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जो सेक्सुअल पार्टनर है उसको आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, ट्रीट करना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ओके, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सेक्सुअल पार्टनर को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, इन्वेस्टिगेट करना और ट्रीट करना। ओके, ILIT बोलते हैं। ओके, या ILIT भी कह सकते हैं उसको। केस कंट्रोल स्टडी क्यों करते हैं? टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। इसमें एट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं होता। एट्रिशन का मतलब है पार्टिसिपेंट में ड्रॉप आउट ड्यूरिंग द स्टडी या फेलियर ऑफ फॉलो अप। ओके, यानी जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाती है स्टडी में। ये केस कंट्रोल स्टडी में होता है, सॉरी कोहॉर्ट के अंदर होता है, इंटरवेंशनल के अंदर होता है, जिसमें पार्टिसिपेंट कहता है मैं मेडिसिन नहीं लेता। ओके, ठीक हो गया। और ये बात रट्टा मार लेना कि जो रिकॉल बायस होता है, रिकॉल बायस का मतलब है कि पेशेंट को अपने पास्ट का इवेंट का पता नहीं है या भूल गया है। पेशेंट फॉरगेट द इवेंट्स ऑफ अ पास्ट के कब इन्होंने टोबैको स्मोकिंग स्टार्ट किया, कौन सा रिस्क फैक्टर था। ठीक हो गया। ये भी ये जो रिकॉल बायस होता है ये केस कंट्रोल स्टडी में, जबकि एट्रिशन होती है ये कोहॉर्ट स्टडी में होती है और इंटरवेंशनल स्टडी के अंदर होती है। इसके बाद है कि 20 प्रिजनर, यहाँ पे मालूम क्या करना है? अटैक रेट मालूम करना है। 20 प्रिजनर, तो जो अटैक रेट होता है, अटैक रेट एपिडेमिक में इस्तेमाल करते हैं। अटैक रेट होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल, और टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क होती है। जबकि सेकेंडरी अटैक रेट, इसमें नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर टू द प्राइमरी केस। ओके, 121 MCQ की तरफ चलते हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रैवलर डायरिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी गई है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कीमोप्रोफाइलैक्सिस है। ओके, जबकि इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंशन करना, लाइक पोलियो की है, टेटनस की होती है, जबकि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय मेडिकेशन इज द कीमोप्रोफाइलैक्सिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर केस फैटेलिटी रेट है, नंबर ऑफ केसेस ओवर नंबर ऑफ डेथ। ओके,
सॉरी, नंबर ऑफ डेथ ओवर नंबर ऑफ केसेस मल्टीप्लाई 100, तो ये आता है केस फैटेलिटी रेट। ओके, अ रिसर्चर प्लान टू फाइंड द प्रीवैलेंस, प्रीवैलेंस कैसे निकालोगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी से निकालते हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर इकोजा क्वाइसी स्टडी, क्वाइसी किसको बोलते हैं, सूडो या सेल्फ स्टडी करते हैं। इसमें करते क्या है कि इसमें रैंडमाइजेशन मिसिंग होती है। क्लियर। इसके बाद है रिसर्चर वांट टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस, तो क्या यूज़ करेगा, इनफेंट मोर्टेलिटी रेट है। एब्सोल्यूट रिस्क इज ए टर्म यूज्ड इन द वेरियस एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रेट बोलते हैं। ओके, रिसर्चर कैलकुलेटेड नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू क्रोनरी हार्ट डिजीज इन रिलेशन टू द टोटल, ओके, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू क्रोनरी हार्ट डिजीज ओवर टोटल डेथ। ओके, स्पेसिफिक कॉज की वजह से और टोटल डेथ कितनी है, दिस इज द प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। क्लियर। इसके बाद चलते हैं 127 की तरफ, होता है कोहॉर्ट के अंदर एट्रिशन का प्रॉब्लम होता है। ओके, रिस्क फैक्टर प्रीसीड द डिजीज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्पोरल एसोसिएशन, प्रीवैलेंस का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद सिस्टमैटिक एरर इन द रिसर्च विच रिजल्ट इन इनकरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर एक्सपोजर, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायस होता है। इन रिसर्चेस अ वेरिएबल विच इज अनइक्वली प्रेजेंट इन स्टडी और कंट्रोल ग्रुप होता है। ओके, अनइक्वली प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये कंफाउंडिंग होता है। ओके, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सालों के बाद डिजीज़ में चेंज आना, तो उसको बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है द विरुलेंसी को देखने के लिए कौन सा रेट मालूम करते हैं, नंबर ऑफ डेथ ओवर नंबर ऑफ केस मल्टीप्लाई 100, तो ये केस फैटेलिटी रेट होता है। 134 MCQ है कि अगर रिस्क रिलेटिव रिस्क 0.2 है, इसका मतलब रिस्क फैक्टर हैज़ अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द डिजीज कॉजेशन है। ओके, अगर रिलेटिव रिस्क 1 है, इसका मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है। 1 से कम है, इसका मतलब रिस्क फैक्टर प्रोटेक्टिव है, लेस चांस ऑफ गेटिंग द डिजीज। 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजीज ड्यू टू एक्सपोजर इज प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा रिलेटिव रिस्क होगा उतना ज़्यादा चांस होगी। ओके, क्लियर। इसके बाद है द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी आर कैरिड ऑन आउट इन अ फील्ड और सम अदर सेटिंग लाइक हॉस्पिटल में होती है। कौन सी स्टडी हॉस्पिटल में अच्छी ज़्यादा हो सकती है, केस कंट्रोल, क्योंकि ऑलरेडी आपको पेशेंट मिल सकते हैं वहाँ पर। ओके, हॉस्पिटल बेस्ड केस कंट्रोल स्टडी सेलेक्ट की जाती है क्योंकि वहाँ पर केस या डिजीज़ पर्सन ढूंढना आसान है। इंसिडेंट्स के अंदर इंसिडेंट स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग ऑलरेडी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, तो ये कोई नया केस नहीं होता। इसके अलावा प्रीवैलेंस स्टडी भी यहाँ पर नहीं कर सकते बिकॉज जो डिनोमिनेटर होता है, लाइक जो मिड ईयर पॉपुलेशन होती है, वो आपको नहीं पता होती इस केस में। ओके, या टोटल पॉपुलेशन। इन अ केस कंट्रोल स्टडी एनालिसिस रिवील्ड ओड रेशो। ओके, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन। ओके, अगर ओड रेशो 5 है, ओड रेशो 5 का मतलब है कि द डिजीज पर्सन इज 5 टाइम या एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर इज 5 टाइम मोर कॉमन इन द डिजीज पर्सन। ओके, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 हो गया है। अच्छा, रिलेटिव, अगर रिलेटिव रिस्क 5 है, इसका मतलब है देयर इज 5 टाइम मोर गेटिंग द डिजीज, ओके, अमंग पीपल हु आर एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल लीड्स टू द क्रोनरी हार्ट डिजीज, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की वजह से क्रोनरी हार्ट डिजीज का इंसिडेंस कम हो जाएगा। दिस इज द इंटरवेंशनल स्टडी, क्योंकि इंटरवीन कर रहे हो आप। इसके बाद नेक्स्ट है 138 की तरफ चलते हैं, टू वेरिएबल आर टू बी कॉजुअली रिलेटेड इफ चेंज इन वन वेरिएबल इज फॉलोड बाय चेंज इन अनदर, दिस इज द 1-to-1 कॉज रिलेशनशिप होता है। ओके, इसके बाद है कि अगर जो एसोसिएशन है रिस्क फैक्टर और डिजीज के दरमियान, अगर वो अंडरस्टैंडिंग को एग्री कर रही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ और डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी। ओके, इसके बाद टोटल पॉपुलेशन के अंदर अगर आपने मालूम करना है, ओके, इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटी इन रिड्यूसिंग द प्रीवैलेंस, तो इसके लिए क्या मालूम करना है आपने मालूम करना है टोटल पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ओके, 141 की तरफ जाते हैं, स्टैटिकल प्रोसीजर बाय विच पार्टिसिपेंट आर एलोकेटेड इन स्टडी और कंट्रोल ग्रुप टू रिसीव और नॉट टू रिसीव एक्सपेरिमेंटल, और हर एक का इक्वल चांस होता है। दिस इज द डेफिनेशन रैंडमाइजेशन, तो रैंडमाइजेशन हार्ड होती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की। रैंडमाइजेशन कभी भी केस कंट्रोल या कोहॉर्ट में नहीं करते क्योंकि ग्रुप्स आर ऑलरेडी हमने बनाए होते हैं केस कंट्रोल के या एक्सपोज्ड के या नॉन एक्सपोज्ड के। ओके, क्लियर। और इस सिचुएशन के अंदर मैचिंग ही करते होते हैं टू इंश्योर कंपैरेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट को एलोकेट करते हैं इन द स्टडी और कंट्रोल ग्रुप। ओके, इन सच अ वे दैट एवरीवन हैज अ चांस टू बी सिलेक्टेड इन स्टडी और कंट्रोल ग्रुप। ओके, एपिडेमियोलॉजिस्ट व्हाइल स्टडिंग एपिडेमिक फाइंड द ट्रेंड इज एक्सप्लोसिव, और कोई सेकेंडरी वेव नहीं है, दिस इज द कॉमन सोर्स सिंगल एपिडेमिक। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं 143 की तरफ, ये भी कॉमन सोर्स सिंगल एक्सप्लोर एपिडेमिक की डायग्राम है। ओके, तो इसमें जो होती है फूड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है, इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज लाइक केमिकल एक्सपोजर में देखने को मिल सकता है। और इसके बाद लास्ट चीज़ है द प्रोसेस बाय विच पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी और डिजीज इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन हाई मोर्टेलिटी, ओके, to one of degenerative and man-made disease, those attribute to the smoking है। The definition pertain to
ओके, तो एपिडेमियोलॉजी ट्रांजिशन में कहती है 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 फेज एज ऑफ पेस्टिलेंस, यानी इसमें क्या होता है, एज ऑफ पेस्टिलेंस मतलब एपिडेमिक एंड फेमिन। नंबर 2 एज ऑफ रिसीडिंग एपिडेमिक। नंबर 3 एज ऑफ डीजेनरेटिव एंड मैन मेड ऑफ डिजीज। और चौथा फेज भी आ सकता है, एज ऑफ डिलेड डीजेनरेटिव डिजीज। दिस इज एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन। ओके ओके, अब बारी है पीडीएफ वर्जन की। स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें स्क्रीनिंग के भी एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। इंसिडेंस रेट को मालूम करने के लिए जो डिनोमिनेटर होगा उसमें भी सेम पॉपुलेशन होती है। ओके, सेकेंडरी अटैक रेट चिकन पॉक्स के लिए, एक्यूट इन्फेक्टिव कम्युनिकेबल डिजीज के लिए होता है। टाइम इंटरवल बिटवीन द रिसेप्ट ऑफ इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, दिस इज द जनरेशन टाइम। ओके, पुअर कम्युनिटी के अंदर हाई प्रिवेलेंस है, इसको प्रिवेंट करने के लिए सैनिटरी लैट्रिन की प्रोविजन करनी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, क्या रिसर्चर वांट टू कैरी आउट स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई द मिसिंग केस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्क्रीनिंग करनी होती है, वैसे जो सर्विलेंस होती है उसको बोलते हैं सेंटिनल सर्विलेंस होती है। ओके, तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब क्लिनिकल विदाउट एनी अपेरेंट इलनेस वाले होते हैं। प्रायोरिटीज़ को सेटअप करने के लिए क्लाइमेट का कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट अप्रोच फॉर टेस्टिंग इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, तो वो केस कंट्रोल स्टडी होती है। टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्फेक्शन बाय इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्पटम, दिस इज अ इनक्यूबेशन पीरियड। ओके, बेसिक टूल होता है हमारा रेट। ओके, वेयरिंग ऑफ हेलमेट, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कोहॉर्ट स्टडी को इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं। इसका फायदा ये है कि इंसिडेंस मालूम कर सकते हैं। आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन, अगेन प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, रिहेबिलिटेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन है। ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडी से आप प्रिवेंस मालूम करते हैं। ओके, लेंथ ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड एज से अफेक्टेड नहीं होता। इसके बाद न्यूमेरिकल है, इसमें 200 ऊपर रख लोगे, ये देख लेना न्यूमेरिकल। एडवर्ड जेनर ने डायरेक्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन किया था। आइसोलेटेड रूम किसके लिए थे, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज लाइक सिरीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। ओके, डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन के बारे में सही ऑप्शन, डिस्पोजेबल सिरिंजेस को आप रेडिएशन से करते हैं। ओके, गैमा रेडिएशन से करते हैं। इसके बाद डिजीज़ कंट्रोल के अंदर कंफर्मेशन ऑफ एपिडेमिक नहीं होती, बाकी वेरिफिकेशन ऑफ केस, आइसोलेशन ऑफ केसेस ये होती है। ये कंफर्मेशन ऑफ एपिडेमिक या वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस ये एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में इंटरवेंशन करते हैं। कोहॉर्ट स्टडी के बारे में कहा जाता है कि ये बंदे के बिहेवियर को चेंज कर देती है। केस कंट्रोल स्टडी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होती है। ओके, पॉपुलर होती है। एक्सपोजर और आउटकम ऑलरेडी पहले हो चुका होता है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी होती है। डिजीज़ को लिमिट कर देना, कुछ हो रहा है। हेल्थ स्टेटस को एस्टिमेट करने के लिए, लेवल ऑफ लिविंग को देखने के लिए क्या करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यूज़ करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ओड रेशियो होती है। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट या नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन या कॉन्टैक्ट डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर ऑफ प्राइमरी केस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी अटैक रेट। ओके, सेकेंडरी अटैक रेट बताता है कम्युनिकेबिलिटी को। ओके, द कंडीशन इन विच द इन्फेक्टिव वायरस डोरमेंट होता है विदाउट एनी साइन और सिम्पटम एंड डज नॉट शेड द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, दिस इज द लेटेंट इन्फेक्शन। ओके, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इज ट्रू, तो ये हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। ओके, क्लियर। डिकेड्स के अंदर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अकरेंस ऑफ डिजीज होती है, दिस इज सेक्युलर ट्रेंड होता है। डिजीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, हाई इंसिडेंस प्रीवैलेंस पर ऑल एजेस को इफेक्ट कर रहा है, दिस हाइपर एंडेमिक है। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट ये फार्मूला दिया हुआ है एट्रीब्यूटेबल रिस्क का है, डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ही पता, तो ये डबल ब्लाइंड स्टडी होती है। गैप इन टाइम बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी केस के दरमियान, इसको सीरियल इंटरवल कहते हैं। ओके, बाकी ये 3/6 आ जाएगा। सेंसिटिविटी कैसे मालूम करोगे, A/C से मालूम करते हैं। सेंस स्क्रीनिंग टेस्ट हैज़ 94% स्पेसिफिसिटी, 94% का मतलब है 94 नेगेटिव आया। ओके, ट्रू नेगेटिविटी होती है। टेम्पोरल एसोसिएशन का मतलब है कि एक इफेक्ट से पहले कॉज आया है, तो ये एक्यूट डिजीज में ईजियर टू स्टैब्लिश होता है। ओके, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज ओवर टोटल नंबर ऑफ डेथ इन द सेम ईयर। ओके, सेम एरिया, तो ये प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्रॉनिक डिजीज के लिए, प्रीवेंस के लिए होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के लिए होती है। वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट में स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी आ जाता है। ओके, द क्वेश्चन, डज द सस्पेक्टेड कॉज प्रीसीड द इफेक्ट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेम्पोरल एसोसिएशन है। ओके, प्रीवियस रिकॉर्ड से 2 ग्रुप्स को उठाया गया है, दिस इज द रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी होती है। रेबीज एक्सोटिक डिजीज होता है। ओके, हॉस्पिटल बॉन्ड चिल्ड्रन, यानी जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है वो हॉस्पिटल में ज़्यादा होता है। ओके, तो ये स्पूरियस एसोसिएशन है, फॉल्स एसोसिएशन है। जबकि एसोसिएशन ड्यू टू कंफाउंडिंग फैक्टर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एसोसिएशन है। ओके, इसके बाद इंटरवेंशन यहाँ पे की गई है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी है। ओके, एथिकल कंसिडरेशन भी एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के अंदर होती है। ओके,
हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक कोहॉर्ट स्टडी की गई है, इसमें रिलेटिव रिस्क यूज़ करते हैं, स्टडी डिजाइन दैट कैन प्रूव कॉजेशन, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। बाकी ये न्यूमेरिकल है। द टेक्निक बाय विच सेक्सुअल पार्टनर ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, फिर इन्वेस्टिगेट करना, ट्रीट करना, दिस इज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। ओके, अप्रोप्रिएट फॉर केस कंट्रोल स्टडी, तो इसमें रिकॉल बायस आ सकता है। ओके, तो फूड पॉइजनिंग के केस है 10/20। ओके, फॉरनर आया है, मलेरिया से बचने के लिए क्लोरोक्विन टैबलेट दी गई है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कीमोप्रोफाइलैक्सिस है। बाकी केस फैटेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ ओवर नंबर ऑफ केस मल्टीप्लाई 100 आ जाता है। प्रीवायलेंस को देखने के लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी आ जाती है। ओके ठीक है, हेल्थ स्टेटस को कंपेयर करने के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। डायग्नोस्टिक पावर ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट रिस्क इज बेस्ड ऑन इंसिडेंस होता है। ओके, इफ द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू क्रॉनिक हार्ट डिजीज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द टोटल डेथ, दिस इज प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट होता है। कोहॉर्ट स्टडी के अंदर प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन आ जाती है। ओके, रिस्क फैक्टर प्रीसीड द डिजीज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेम्पोरल एसोसिएशन है। सेंसिटिविटी क्या होती है, A/A/C, ए क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव होता है, और ट्रू पॉजिटिव प्लस फास्ट नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इंसिडेंस को मालूम करने के लिए कोहॉर्ट स्टडी यूज़ की जाती है। प्रीवालेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस मल्टीप्लाई मीन ड्यूरेशन होता है। ओके, इसके बाद हेल्थ ऑफिशियल है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ करना चाह रहा है। ओके, तो ऐसा टेस्ट क्या कौन सा होना चाहिए, हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस के लिए। ओके, ऐसी स्टडी जिसमें केस और कंट्रोल को कंपेयर करते हैं विद एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर, तो ये केस कंट्रोल स्टडी होती है। प्रीवेलेंस के लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। एनी सिस्टमैटिक एरर इन द रिसर्च दैट रिजल्ट इन इनएक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर, तो ये क्या होता है, बाइस होता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम में डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, दिस इज अ सेक्युलर ट्रेंड होता है। ओके, लंग कैंसर से यानी डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, केस कंट्रोल स्टडी होती है। 0.035 है, इसका मतलब इफ़ अल्फा लेवल वाज सेट 0.05 है। ओके, तो नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। टेस्ट क्या होगा, हमारा सिग्निफिकेंट होगा। ओके क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लेबल्ड एज फॉर्मेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं विच आर कॉन्टेमिनेटेड बाय इन्फेक्शियस डिस्चार्ज फ्रॉम अ पेशेंट, तो ये हेड चीफ होता है। बाकी द रेट डेट इज कैलकुलेटेड, तो ये केस फैटेलिटी रेट है, विरुलेंसी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में क्या बात ठीक है, इट डज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ये कन्फर्मेटरी नहीं होती, नॉन कन्फर्मेटरी होती है। ओके, हाईली सेंसिटिव है, हाईली। ओके, यानी अगर जो कहते हैं कट ऑफ वैल्यू, इफ़ द कट ऑफ पॉइंट बिटवीन द डिजीज़ और नॉर्मेलिटी हमने ए पे लेके चले गया तो आपको ज़्यादा केस देखने को मिलेंगे, यानी ये क्या होगा, हाईली सेंसिटिव हो जाएगा। क्लियर। ओके, अगर आर रिलेटिव रिस्क 0.2 है तो ये क्या प्रोटेक्टिव रिस्क फैक्टर है। क्लियर। इसके बाद ये है कि एसोसिएशन मालूम करना चाह रहा है। ओके क्लियर। Calculated the ratio of chance that a case was exposed to the risk factor to the chance that control was exposed to the risk factor, AD/BC होता है। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर कौन सी करती है ज़्यादा फीजिबल, केस कंट्रोल स्टडी होती है। ओके, 90% स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि 90% ट्रू नेगेटिव को आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, अब डी की तरफ कर रहे हैं, अब उन्होंने वैल्यू बढ़ाई है तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव वाले आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर। इसके बाद है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट फाउंड डेट एनुअल डेथ रेट ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस कितना है, 2/1000 होता है। ये मोर्टेलिटी रेट को क्या बोलेगा, डिजीज स्पेसिफिक, क्योंकि टीबी के खिलाफ है। क्लियर। एपिडेमियोलॉजिस्ट फास्ट फाउंड स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है, तो ये इंसिडेंस रेट मालूम करेंगे, यानी ये कोहॉर्ट स्टडी हमारी आ जाती है। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर ऑड रेशियो 5 है, इसका मतलब है कि एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर है। ओके, यानी इसमें 5 गुना होने के चांसेस है। ठीक है क्लियर। इफ हाई कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू द क्रॉनिक हार्ट डिजीज, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेंज करना, दिस इज एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी है। ओके, एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे में चेंज आना, दिस इज 1-to-1 कॉजल है। और बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से आना, दिस इज बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी है। अगर पार्टिसिपेंट को नहीं पता तो ये सिंगल ब्लाइंड स्टडी आ जाती है। ओके, इसके बाद है फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम इन रिड्यूसिंग द प्रीवेलेंस है, तो क्या यूज़ करेगा वो, एट्रीब्यूटेबल रिस्क मालूम करेगा। ओके क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन 0.25 है, इसका मतलब 75% रिडक्शन इन द इंसिडेंस रेट। ओके, इन एक्सपोज्ड। नेक्स्ट है इन अ फैमिली चाइल्ड गॉट एन अटैक ऑफ मीजल्स होता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी केस के दरमियान इंटरवल को सीरियल इंटरवल कहते हैं। ओके, काइस के टेस्ट में पी वैल्यू 0.01 है। एक्सपोजर रेट कह रही है कि स्टैटिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन बॉटल फीडिंग एंड डायरिया एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग एंड डायरिया। ओके, तो केस कंट्रोल स्टडी सेलेक्ट की गई है। एक्सपोजर रेट टू द बॉटल फीडिंग इन डायरिया वाज 94.2 एंड ब्रेस्ट फीडिंग में क्या था, 67 था। ओके, ठीक हो गया। तो
काइस के टेस्ट शो पी वैल्यू, अब पी वैल्यू 0.05 होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा कम है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हैंड ऑफ कंटेमिनेटेड हेल्थ केयर वर्कर की वजह से होती है। 10 दिन से लेकर 3 वीक्स तक ये होता है हमारा मीजल्स मम रूबेला के लिए होता है। लीड टाइम क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन डायग्नोसिस बाय अर्ली केस डिटेक्शन, ओके, और डायग्नोसिस बाय अदर मीन, यानी डायग्नोसिस बाय अर्ली डिटेक्शन विद हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस बाय अदर मीन, तो ये लीड टाइम होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ विद हाई मोर्टेलिटी का, तो हमें हाई सेंसिटिविटी वाला टेस्ट चाहिए होता है। ओके, क्रॉनिक कैरियर स्टेट टाइफाइड में होती है, हेपेटाइटिस बी में होती है, मीजल्स में नहीं होती। टोटल नंबर ऑफ डेथ, ये पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है। फूड पॉइजनिंग की वजह से, यानी सडन शार्प कर्व आ रही है, ग्रेजुअल सडन राइज और सडन फॉल आ रहा है, तो ये आती है सिंगल सोर्स या कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक आती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए इंसिडेंस रेट को देखा जाता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट सब आ जाते हैं। स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट, इट डज नॉट परमिट एडजस्टमेंट फॉर एज एंड अदर फैक्टर वेयर एज स्पेसिफिक इज नॉट अवेलेबल, ये बात गलत है, ये एडजस्टमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर। फार्मूला इसका ऑब्जर्व डेथ ओवर एक्सपेक्टेड डेथ होता है, कंपैरिजन के लिए होती है, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डेथ ओवर एक्सपेक्टेड डेथ होती है, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन से आती है। सेकेंडरी अटैक रेट के बारे में क्या बात है? ये कम्युनिकेबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रीवैलेंस को देखने के लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी करती है। ओके, रिगार्डिंग क्रॉस सेक्शनल स्टडी चूज द बेस्ट ऑप्शन, ये क्रॉनिक डिजीज़ के लिए की जाती है, प्रीवैलेंस वाली स्टडी होती है। कैरियर ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, क्राइटेरिया ऑफ डिजीज़ फॉर विच हेल्थ अथॉरिटी शुड स्टार्ट अ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। ओके, कि जो डिजीज़ है वो सीरियस प्रॉब्लम होना चाहिए। ये कॉमन सोर्स, सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक है। 1 घंटे की वीडियो बन गई है।